नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और मैं आपके अपने चैनल देसी स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में पार्ट 2, जो कि पॉलिटी से रिलेटेड वीडियो है। और आज हम लोग इस वीडियो में कंपनी की शासन जब समाप्त हो जाता है भारत में, उसके बाद संवैधानिक विकास के क्रम में क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, और जब यह शासन ब्रिटिश क्राउन द्वारा चलाया जाने लगता है तो उस समय जो प्रमुख अधिनियम बनाए गए भारत को चलाने के लिए, आज उन सभी अधिनियमों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पेश हो जाते रहे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि 1858 जो कि 1857 की क्रांति के बाद अधिनियम आया था, उस अधिनियम में क्या परिवर्तन हुए थे। और अगर हम बात करें कंपनी की, तो जो कि भारत में प्रारंभिक तौर पर व्यापारिक रूप से भारत पर आई थी व्यापार करने के लिए, और व्यापार करने के क्रम में यह 15 वर्षों की अवधि का इसे शासनाधिकार प्राप्त था, और इसकी जो व्यापार करने की अवधि थी वह 15 वर्ष थी। धीरे धीरे जब प्लासी और बक्सर जैसे युद्ध होते हैं, और उस युद्ध के बाद प्रशासनिक तौर पर इसने अपना वर्चस्व स्थापित किया, और व्यापार को छोड़कर यह यहाँ पर प्रशासक तौर पर स्थापित हो जाती है और यहाँ पर नियम कानून बनाने लगती है। उस नियम कानून को बनाने के लिए यहाँ पर इसने कई सारे एक्ट पारित किए, जिनके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की है। अब जब नियम बनाते बनाते यहाँ पर धीरे धीरे अराजक स्थिति पैदा होने लगती है और कंपनी यहाँ पर धन लूटने का क्रम प्रारंभ करती है। और जब 1857 की क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति के बाद कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी जहाँ से ब्रिटिश सत्ता लगभग भारत से समाप्त हो गई थी, और उसे कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन की महारानी ने यहाँ पर अपना शासन अधिकार स्थापित किया और पूरा शासन व्यवस्था अपने हाथों पे ले ली। तो उसके बाद वहाँ पर जो नियम कानून बनाए गए वह अधिनियम कहलाए, जिसे आज हम लोग अधिनियम के तौर पर पढ़ेंगे। तो 1858 में भारत सरकार का प्रमुख अधिनियम क्या आया था। इसमें सबसे पहला परिवर्तन जो हुआ वह कंपनी का यहाँ पर शासन अधिकार समाप्त हो गया और क्राउन का सीधा शासन यहाँ पर लागू हो गया। तो जब यहाँ पर ऐसी व्यवस्था हुई और क्राउन ने सीधा शासन अपने हाथों पे ले लिया, तो वहाँ पर उसने कुछ परिवर्तन किए, जिसमें से प्रमुख परिवर्तन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह यहाँ पर जो पद बनाया गया वह भारत सचिव का पद बनाया गया। हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जब भारत के गवर्नर जनरल को उसकी सहायता के लिए दो प्रकार की समितियों की स्थापना की जाती है, जिसमें से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ मेंबर्स की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर मुख्य परिवर्तन यही किया गया कि उन समितियों को समाप्त कर दिया गया और जो गवर्नर जनरल का पद होता था उसे भारत का सचिव का पद बना दिया गया। आगे हम देखते हैं यहाँ पर भारत सचिव एक ऐसा व्यक्ति होता था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नर के तौर पर नियुक्त होता था, और उसका काम भारतीयों के लिए शासन व्यवस्था तय करना और यहाँ पर क्या नियम कानून लागू होंगे और उनके संबंध में क्या हमें निर्णय लेने हैं, यह सब उनकी जांच करता था। तो इसका पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया जाता है। तो भारत सचिव जो कि भारतीयों के लिए वहाँ पर शासन करता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और उसकी व्यवस्था की जाती है। उसकी व्यवस्था के लिए यहाँ पर 15 सदस्यों की एक परिषद गठित की जाती है, जो कि उसकी प्रमुख सलाहकारी समिति होती है। यह उसे सलाह देने का काम करती है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो गवर्नर जनरल होता था उसकी सहायता के लिए भी 4 और उसके बाद 3 सदस्यों का गठन होता है, और उसकी शक्ति में कुछ विस्तार होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भारतीय सचिव जो नियुक्त किए जाते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसकी शक्ति का भी विस्तार करने के लिए उसकी सलाह समिति की नियुक्ति की जाती है, जिनमें सदस्यों की संख्या प्रमुख रूप से 15 होती है। आगे हम बात करें कि इस सचिव के पद के लिए जो नियुक्त की गई थी उसके ऑफिस का व्यय भारत से होम चार्जेज के रूप में वसूला जाता है। ब्रिटिश की महारानी, उनकी जो क्राउन की व्यवस्था थी या ब्रिटिश की जो महारानी थी, उनके द्वारा आगे यहाँ पर क्राउन द्वारा नियम बनाया गया कि सचिव के रूप में जो भारतीय सचिव काम करेंगे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उनके सर्विस के लिए या उनके ऑफिस के जो खर्च आएगा उसका खर्च भारत से ही वसूला जाएगा, और उसका जो नाम दिया गया वह होम चार्जेस नाम दिया गया। तो यहाँ पर
उनका कहना था कि जो भारत के सचिव नियुक्त किए जा रहे हैं यह प्रमुख रूप से भारत के लिए काम कर रहे हैं और उसका जो कर देना होगा या उसका चार्जेस देना होगा वह भारतीयों को ही देना होगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पर जो भारत में एक वायसराय नियुक्त किए गए वह लॉर्ड कैनिंग नियुक्त किए गए। और यहाँ पर परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो वह लॉर्ड कैनिंग थे। तो जो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनको बदल कर यहाँ पर उनका पद वायसराय कर दिया गया और वायसराय का जो नाम सबसे पहले आया उसमें प्रमुख रूप से लॉर्ड कैनिंग आए, जो भारत के वायसराय के रूप में काम करते थे। और वायसराय एक तरह से भारत का राजा होता था जो कि भारत के संबंध में निर्णय लेता था। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1858 के भारत सरकार के जो अधिनियम बनाए गए थे उनमें प्रमुख रूप से जो परिवर्तन हुए उनमें पहला परिवर्तन जो कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सत्ता का पूरा कार्यभार क्राउन के हाथों में चला गया। आगे देखते हैं यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके भारत का सचिव का पद बनाया गया। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की सलाहकारी समिति का गठन किया गया। और आगे यहाँ पर उसी अधिनियम के तहत उसके ऑफिस का जो व्यय होता था उसमें होम चार्जेस के रूप में यहाँ वसूला जाता था। और यहाँ जो वायसराय की नियुक्ति की गई वह लॉर्ड कैनिंग के लिए की गई। तो इसके बाद हम देखते हैं 1861 का अधिनियम। 1861 का अधिनियम इसी से मिला जुला हुआ है क्योंकि इसी में कुछ परिवर्तन करके 1861 का अधिनियम बनाया गया था। और यहाँ पर जो पहला परिवर्तन होता है वह पुनः एक विधि सदस्य की यहाँ पर नियुक्ति की जाती है जो कि 5वें मेंबर के रूप में होती है। पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो जब हम लोगों ने पिछले समय में पढ़ा था कि जो लास्ट वाला हमारा अधिनियम था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत का जो गवर्नर जनरल होता उसे एक विधि सदस्य रखने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और वह कानूनी सलाह लेने का उसे अधिकार था उस विधि सदस्य द्वारा। तो यहाँ पर भी जो भारत के सचिव बनाए जाते हैं उन्हें भी एक विधि सदस्य रखने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और वह उस विधि सदस्य से कानूनी सलाह ले सकता था। और यह जो विधि सदस्य था यह 5वें मेंबर के रूप में इसकी नियुक्ति की जाती है। आगे हम देखते हैं कि विधानसभा की भी स्थापना इसी 1861 के अधिनियम के द्वारा की जाती है। तो आज हम लोग जो विधानसभा पढ़ते हैं जो कि हम लोग राज्यों में देखते हैं, तो जो विधानसभा की इस शुरुआत कहाँ से हुई, तो 1861 के अधिनियम से हुई। यहाँ परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है तो यहाँ पर हमें यह इवन ध्यान रखना होगा। आगे हम देखते हैं वायसराय जो कि अपने कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता था, उसे यह अधिकार प्राप्त हुआ। तो 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय को एक और अधिकार प्राप्त होता है और उसमें वह अपनी कार्यकारी परिषद में अपने मन के जो सदस्य होते थे, जो अपनी पसंद के जो सदस्य होते थे, उसमें कम से कम 6 सदस्य और अधिक से अधिक 12 सदस्यों की नियुक्ति वह कर सकता था। और आगे एक अधिकार उसे और प्राप्त होता है जिसमें वायसराय को कुछ विकट स्थिति आने पर एक अध्यादेश भी वह जारी कर सकता था। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 1861 के अधिनियम के तहत कई सारे परिवर्तन किए गए जिसमें प्रमुख रूप से एक विधि सदस्य की नियुक्ति का अधिकार उसे प्राप्त हुआ, उसे अपनी सलाहकारी समिति के अपनी पसंद के 6 से 12 सदस्य नियुक्त करने का उसे अधिकार प्राप्त हुआ। विधानसभा की जो शुरुआत हुई वह भी इस अधिनियम के तहत हुई और उसे इस अधिनियम के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। तो आज हम लोगों ने 1858 और 1861 के अधिनियम को पढ़ा। अब आगे हम देखते हैं 1892 का अधिनियम जो कि इस 1861 के अधिनियम के बाद आता है। इस अधिनियम में हम लोग देखते हैं कि कुछ परिवर्तन और किए जाते हैं और यहाँ पर कम से कम जो 10 सदस्य और अधिक से अधिक 16 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार वायसराय को प्राप्त होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1861 के अधिनियम में 6 से 12 सदस्यों को उसे अपनी पसंद के सदस्यों को नियुक्ति का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर वही सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है और 10 सदस्यों से लेकर उसे लगभग 16 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त होता है। और इसी
अधिनियम के तहत सबसे पहली बार निर्वाचन पद्धति का भी प्रारंभ होता है। परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ, तो वह 1892 के अधिनियम के तहत प्रारंभ हुआ। आगे हम देखते हैं यहाँ पर केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्य को वार्षिक बजट पर बहस एवं प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्य को जो कि वार्षिक बजट जारी किया जाता था उसमें उन्हें बहस एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलता है। जो भारतीय सदस्य होते थे विधानसभा में, तो उन्हें जो वार्षिक बजट जारी किया जाता था उनमें उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन उन्हें बहस एवं प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। आगे यहाँ पर हम देखते हैं 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम जो कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो जो ये कौन थे, तो मार्ले व्यक्ति जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत सचिव के रूप में काम कर रहे थे, और जो मिंटो थे यह भारत में वायसराय के तौर पर काम कर रहे थे। तो इन्हीं दोनों के नाम पर यह इस सुधार का नाम पड़ा मार्ले मिंटो सुधार। इसमें हम देखते हैं मुख्य रूप से क्या परिवर्तन होते हैं। तो इसमें विधानमंडलों की आकार शक्ति का विस्तार किया जाता है। विधानमंडल जो कि 1861 के अधिनियम के तहत बनाए गए थे, इसमें विधानमंडलों की आकार शक्ति बढ़ाई जाती है, उनकी सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है। और दूसरा परिवर्तन जो यहाँ पर होता है वह सार्वजनिक विषयों पर जो भारतीय सदस्य होते थे उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार मिल जाता है। यहाँ हम लोग 1892 के अधिनियम में देखते हैं कि उन्हें सिर्फ वार्षिक बजट पर ही बहस एवं प्रश्न का अधिकार था, लेकिन यहाँ पर सार्वजनिक विषयों पर भी उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और इस अधिनियम में सबसे जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया वह पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर मुस्लिम को आरक्षित सीट प्रदान कर दी गई। यहाँ पर जो सांप्रदायिक भावना से ग्रसित थे लोग, जो अंग्रेज़ों ने उसे और बढ़ावा दिया, और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति को दिखाया है कि और यहाँ पर जो अंग्रेज़ों की प्रमुख नीति होती थी कि फूट डालो और राज करो, उसका अनुसरण करते हुए यहाँ पर उन्होंने मुस्लिमों को आरक्षित सीट प्रदान कर दी और मुस्लिम समुदाय को बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि उन्होंने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम सीट को आरक्षित सीट प्रदान की। और इस प्रकार जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था वह यही था इस सुधार के तहत। तो यहाँ पर मार्ले मिंटो को सुधार में 3 प्रमुख परिवर्तन होते हैं। इसमें प्रमुख रूप से विधानमंडलों की आकार शक्ति बढ़ाई जाती है, मुस्लिमों को आरक्षित सीट प्रदान की जाती है, और सार्वजनिक विषयों पर उन्हें प्रश्न पूछने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 1919 का अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। यहाँ पर भी कुछ परिवर्तन होते हैं और यह परीक्षा में सबसे इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें केंद्रों में द्विसदनीय व्यवस्था की जाती है, जिसे आज हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जैसे हम लोग लोकसभा और राज्यसभा पढ़ते हैं, जिसे उच्च सभा राज्यसभा को मानते हैं और जो निम्न सभा होती है वह लोकसभा होती है, जिसे भंग किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि केंद्रों में द्विसदनीय व्यवस्था की जो शुरुआत हुई वह यहीं से होती है। आगे इनमें से प्रमुख रूप से उच्च सदन, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, उस समय यहाँ पर सदस्यों की जो संख्या थी वह 60 थी। और जो केंद्रीय विधानसभा थी, जिसे काउंसिल ऑफ असेंबली कहा जाता था, उस समय यहाँ पर सदस्यों की संख्या 144 हुआ करती थी। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे कि 1919 के अधिनियम में जोड़ा गया, उसमें यहाँ पर केंद्रों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। दूसरा जो प्रमुख परिवर्तन किया गया वह प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर केंद्रों में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रांतों में द्वैत शासन, ये दोनों अलग अलग हैं, तो हमें इसे समझना होगा। यहाँ पर देखते हैं कि प्रांतों में द्वैत शासन स्टार्ट हो जाता है, और उनमें से प्रमुख रूप से 2 प्रकार के शासन होते हैं, जिनमें पहला आरक्षित शासन और दूसरा हस्तांतरित शासन होता था। आरक्षित शासन यह वह उस प्रकार का शासन होता था जिसमें भारत का वायसराय काम कर रहा होता था, और जो वह भारत के लिए काम करता था वह उसके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होता था। उसमें उसने महत्वपूर्ण विषय अपने हित में रख रखे थे, और जिसमें प्रमुख रूप से राजस्व वसूली का अधिकार या सैन्य व्यवस्था का अधिकार
और वित्त व्यवस्था का अधिकार, जितने सारे महत्वपूर्ण विषय थे वह आरक्षित विषय में रख लिए गए थे। और आगे हस्तांतरित विषय में देखते हैं तो यहाँ पर जो भारतीय सचिव होते थे उन्हें यह अधिकार दिया गया था और वह भारतीयों के लिए इस समय उत्तरदायी थे। तो उन्हें यहाँ पर अंग्रेज़ों ने दिखाया कि वह कितनी चालाकी से काम करते हैं और महत्वपूर्ण विषय आरक्षित विषय में रख लेते हैं और हस्तांतरित विषयों को, जैसे कि शिक्षा का अधिकार और तमाम तरह के जो अधिकार थे उनमें उनको हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत रखा गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हस्तांतरित विषयों को, जो कि उसके लिए वह उत्तरदायी होते थे, उन्हें हस्तांतरित विषयों में रखा गया और इस प्रकार प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नया परिवर्तन किया गया उसमें प्रत्यक्ष चुनाव को अपनाया गया और सांप्रदायिक चुनाव में सिखों को भी आरक्षित व्यवस्था प्रदान की गई। तो यहाँ पर जो अंग्रेज़ थे वह फूट डालो और राज करो की नीति को लगातार फॉलो कर रहे थे और वह चाहते थे कि भारत को कई टुकड़ों में बांटा जा सके। इसीलिए वह सांप्रदायिकता की भावना को काफ़ी बढ़ावा दे रहे थे और इसी के तहत जैसे उन्होंने 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों को आरक्षित सीट दिया और 1919 में उन्होंने सिखों को भी आरक्षित सीट प्रदान कर दी और उनके वर्ग को भी विभाजित कर दिया। तो यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, जिसमें से उच्च सदन और निम्न सदन होती है। आगे प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित होता है, जिसमें पहला जो शासन वायसराय द्वारा, जिसमें आरक्षित विषयों को रखा गया था, जिसमें राजस्व वसूली और वित्त से व्यवस्था संबंधी, सैन्य व्यवस्था संबंधी जो महत्वपूर्ण विषय होते थे उन सभी विषयों को आरक्षित विषय में रखा जाता था। और वहीं दूसरा हस्तांतरित विषय था, जिसे भारत का वायसराय संभालता था, जिसे भारत का सचिव संभालता था और इस विषय में वह भारत के लिए उत्तरदायी होता था। आगे यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया, जिसे सांप्रदायिक चुनाव भी कहा जाता है और इसमें उन्होंने सिखों को भी आरक्षित सीट प्रदान की और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। आगे देखते हैं 1935 का अधिनियम, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम में महारानी ने जो परिवर्तन किए अधिनियम के तहत, उन्हें हम समझते हैं और यह परीक्षा में आप लोग प्रश्न बैंक में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार यह पूछा गया है। तो आइए समझते हैं इसमें क्या व्यवस्था की गई। तो यहाँ पर अखिल भारतीय संघ का निर्माण। तो यहाँ पर इस अधिनियम के तहत सबसे पहले अंग्रेज़ों ने माना कि नहीं, भारत एक राज्यों का संघ है और उन राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाना चाहिए। आगे यहाँ पर दूसरा परिवर्तन जो होता है वह केंद्र स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है। जो प्रांतों में द्वैध शासन था यह अलग है और केंद्र स्तर पर द्वैध शासन है यह अलग है। तो इसे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यह केंद्र स्तर पर द्वैध शासन किया जाता था और यहाँ पर जो भारत में विभिन्न प्रांत बांट रखे गए थे उन पर द्वैध शासन लागू होता था। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रांतों में द्वैध शासन यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है, जो कि 1919 के अधिनियम में लाया गया था और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, जिसे हम लोग आज प्रांतीय स्वायत्तता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रमुख परिवर्तन यह होता है कि 1919 के अधिनियम में जो प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था उसे यहाँ पर समाप्त कर दिया गया और पहली बार प्रांतों को स्वतंत्र रूप से अधिकार दिया गया कि वह अपने संबंध में कुछ निर्णय ले सकते हैं और उसे लागू कर सकते हैं। और यहाँ पर जो परिवर्तन प्रमुख रूप से होता है, यहाँ पर 3 प्रकार की सूचियाँ लागू की जाती हैं, जिसे हम लोग जैसे आज पढ़ते हैं कि समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची। तो उन सूचियों की शुरुआत भी 1935 के अधिनियम में आई थी। आगे संघीय न्यायालय एवं संघीय बैंक की स्थापना होती है। तो संघीय न्यायालय और संघीय बैंक जो कि दिल्ली में स्थापित है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो संघीय न्यायालय जिसको मैं दिल्ली में बता रहा हूँ, तो यह 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो कि दिल्ली में था। और आगे हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ते हैं कि उस समय वहाँ पर 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की जाती है। तो यह उस समय के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर संघीय न्यायालय एवं संघीय बैंक की स्थापना की जाती है और इस अधिनियम के संबंध में पंडित नेहरू जी ने कहा है कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। तो इस अधिनियम के तहत में उन्होंने यह कहा है कि यह
एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो बहुत सारे हैं लेकिन कोई इंजन नहीं है। तो यहाँ पर कथनों से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसे भी याद रखना होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने 1858 का भारत सरकार का अधिनियम, 1861 का अधिनियम और 1892 का अधिनियम पढ़ा, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। और उसके बाद 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम में उन्होंने जो परिवर्तन किए उन्हें समझने का प्रयास किया। तो यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो आप लोगों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और अगर नहीं समझ में आता है तो इसे दोबारा देखने का प्रयास करें। इसके पहले वाले वीडियो को भी ज़रूर देखें क्योंकि उसकी कहानी इससे रिलेटेड है। तो पहले अगर उस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो को आपको समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में यह समझा कि महारानी के हाथों में जब भारत का शासन व्यवस्था चली जाती है तो उसमें किस प्रकार के अधिनियम बनाए जाते हैं और उसके माध्यम से भारत पर शासन किया जाता है। और इसके बाद अब 1947 का जो अधिनियम आएगा उसके बाद भारत में जो अंतिम वायसराय थे माउंटबेटन, उनके द्वारा भारत का विभाजन कर दिया जाता है, जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तहत किया जाता है। और 1947 को भारत को आज़ादी मिल जाती है, जिसे हम लोग 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास किया। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पर अपनी राय दें और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। देसी स्टडी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।